26 दिसंबर 2024 हमारी फर्स्ट न्यूज़। शहीद उधम सिंह हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1914 में पंजाब के जालियांवाला में एक हत्याकांड हुआ था। उसके बाद उसके जिम्मेदार थे माइकल ओडायर। शहीद उधम सिंह ने 1940 में उनको लंदन में मार दिया, माइकल ओडायर को। शहीद उधम सिंह गदर पार्टी में एक्टिवेट थे, साथ ही वो मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हमारे क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह। प्रीलिम पैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, मेंस में भी हम ये लिख सकते हैं। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को हम मनाते हैं। सिख गुरु गोविंद सिंह जी, इनके 2 बेटे को मुगलों ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। उनकी शहादत हमें हमारी अगली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। साहिबजादे जोरावर सिंह जी एंड साहिबजादे फतेह सिंह जी। वीर बाल दिवस, ये प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें यहाँ मिलता है। अब चलते आगे। ये एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट हर साल शुगर पे FRP देती है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइजेस, जो रिकमेंड करते हैं CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये पब्लिश करती है, दे देती है FRP, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइजेस। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी स्टेट एडवाइजरी प्राइस दे सकती है, लेकिन वो हमेशा फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस के ज़्यादा ही रहेगी। ये प्रीलिम फैक्ट पॉइंट है, हमें यहाँ मिलता है। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, साथ ही स्टेट एडवाइजरी प्राइस। ये आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज 20 एनिवर्सरी है इंडियन ओशन सुनामी की, जो 2024 में आए थे, दिसंबर 26 को। यह आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नागापट्टिनम्स जर्नी ऑफ रेजिलियंस, क्या है आर्टिकल, देखते हैं। जर्नी ऑफ रेजिलियंस, डिजास्टर होती क्या है? ऑलवेज सर्व एज अ हार्श रिमाइंडर हमारे नेचर के पावर को और हमारी ह्यूमैनिटी को, वनरेबिलिटी को। नेचर काफ़ी पावरफुल है, लेकिन ह्यूमन काफ़ी वनरेबल है। नागापट्टनम केस स्टडी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है। यह एरिया इंडियन ओशन में जो सुनने में आया था, उस वजह से काफ़ी हार्डेस्ट हिट हुआ था, बड़ी मात्रा में आपदा आए थे। साथ ही डिजास्टर आपको एक टर्निंग पॉइंट भी दे देता है, जो हाउ ट्रेजेडी कैन इंस्पायर सिस्टमेटिक रिफॉर्म। हमें काम करना चाहिए ग्राउंड वर्क पे, हम बनाएंगे रिजिलेंट सोसाइटीज़ को। आज 20 ईयर बाद इंडिया मेड सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन में। तभी भी इतनी जो रिस्क है वो काफ़ी बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी डिजास्टर, साथ ही इंक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट में। हमें चाहिए कंटिन्यूस इनोवेशन एंड विजिलेंस। DPR GS3 का टॉपिक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सारा आर्टिकल हम वहाँ लिंक करेंगे। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हमें रिविलेट करना है, साथ ही रिकवरी एफर्ट करना है, एक हॉलिस्टिक एंड स्केलेबल मॉडल के साथ फॉर डिजास्टर रिकवरी के लिए। हम बिल्ड करेंगे रिजिलेंट कम्युनिटीज़। हमें बनना है डिजास्टर रेडी हेल्थ केयर, आंगनवाड़ी, स्कूल, कम्युनिटी हॉल। फर्स्ट पॉइंट बिल्डिंग कम्युनिटी का था, सेकंड लाइवलीहुड का। लाइवलीहुड को हमें रिव्यू करना है, साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है। एम्पावर करना है कम्युनिटी को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेथन के लिए।
उनको हम देंगे अल्टरनेटिव लाइवलीहुड, सपोर्ट करेंगे वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप को एंड इम्प्रूव करेंगे उनका मार्केट एक्सेस। अगला पॉइंट आता है मोबिलिटी एंड सेफ्टी का। हमें रिबिल्ड करना है रोड, ब्रिजेस, साथ ही हमारे क्रिटिकल एस्केप रूट को भी। अगला पॉइंट है कोस्टल डिफेंस का, उसको हमें फोर्टिफाइड करना है विथ सी वॉल, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, साथ ही मल्टी हजार्ड शेल्टर। सी वॉल शेल्टर बेल्ट में हम मैग्रो लगा सकते हैं। हम कॉम्प्लीमेंटेड करेंगे एक वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंट के साथ, नाम है उसका वल्नरेबिलिटी रिडक्शन प्रोजेक्ट। हमें बनाना है कॉम्प्रेहेंसिव साइको सोशल सपोर्ट को, जो काउंसलिंग के माध्यम से काम करेगा। हम सपोर्ट ले सकते हैं एनजीओ का, जिनका काम रहेगा मेडिकल एड, ट्रॉमा काउंसलिंग, सैनिटेशन एंड लाइवलीहुड रिस्टोरेशन के लिए। हम इन्वॉल्व करेंगे लोकल कम्युनिटीज़ को, एम्पावर करना है इंडिविजुअल को। आप ओनरशिप लीजिए अपनी रिकवरी की। गवर्नमेंट को भी मेंटेन रखना चाहिए ओवर साइड, इंश्योर करना चाहिए जो रिसोर्स है वो इफिशिएंटली एलोकेटेड हो जाए अपने अपने नीड के हिसाब से। डिजास्टर डिसप्रोपोर्शनलिटी अफेक्ट करता है मोस्ट वेनरेबल सेक्शन को हमारी सोसाइटी के, जैसे चिल्ड्रन, वुमन, एल्डरली, डिफरेंटली एबल, साथ ही मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को। चिल्ड्रन, उनको देना है एसेंशियल एजुकेशन, काउंसलिंग, इमोशनल सपोर्ट, जो इस ट्रेजेडी में ऑर्फन हो जाते हैं। वुमन, पर्टिकुलरली विडोज एंड सिंगल मदर, हमें भी उनको एम्पावर करना चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। थर्ड आता है डिफरेंशियली एबल, उनको बनाना चाहिए स्पेशल मेडिकल कैम्प, साथ ही स्किल डेवलपमेंट, फोस्टर करेगा उनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। हमें रिस्क को इंश्योरेंस भी करना देना चाहिए, जैसे क्रॉप को, एसेट को, उसमें आता है हाउसिंग। उसके बाद हमने एक एक्ट बनाया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। नेक्स्ट ईयर उस एक्ट को 20 ईयर पूरे हो जाएंगे। डेफिनेटली प्री में या मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। हमने कुछ सेटअप किया है इंस्टीट्यूशन को, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सेंटर लेवल पे काम करती है। सिमिलर लेवल पे स्टेट को भी अथॉरिटी है एंड डिस्ट्रिक्ट पे अथॉरिटी बनाई गई है। एम्पावर करेंगे टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को लोकल नीड के हिसाब से। हमें कवर करना है ऑल फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। इसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। हमें वर्क करना चाहिए और अब तक हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की है। ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमें काफ़ी सपोर्टिव है। हमने शुरू किया था 2007 में इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। ये इंश्योर करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग को, साथ ही अलर्ट भी भेजता है। इसके लिए हमने किए GIS मैपिंग, AI ड्राइवन रिस्क असेसमेंट एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। हमारा आज तक फोकस था पोस्ट डिजास्टर फोकस पे। हमने शिफ्ट किया है मेयर डैमेज असेसमेंट टू पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। डैमेज कितना हुआ ये छोड़ के हम करेंगे पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, की सोसाइटी को, किस सेक्शन को क्या जरूरत है। इंश्योर करेंगे मोर टारगेटेड रिकवरी एफर्ट को। हमें कुछ ग्लोबल एक्सपीरियंस सीखना चाहिए। एक पॉजिटिव आता है, एक निगेटिव आता है। निगेटिव क्या है देखते हैं। हैती में 2010 में एक अर्थक्वेक आया था। फिर उनके पास था लैक ऑफ इंश्योरेंस एंड अंडर डेवलप डिजास्टर रिकवरी प्रोग्राम। तो इस वजह से ये जो उनका जो प्रोलॉन्ग रिकवरी प्रोसेस काफ़ी लंबी चली गई। पॉजिटिव में देखते जापान ने हमें दिखाया है प्रीमेटिव मेजर्स, इन्वेस्टमेंट इन रिस्क रिडक्शन, इन्फोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग कोड एंड रबेस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम। एग्जाम्पल हम मेंस में कोड कर सकते हैं। इंडिया को भी चाहिए दिस एग्जाम्पल अंडरलाइन नीड फॉर प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट इन रिस्क रिडक्शन। स्टिकर बिल्डिंग कोड, इंडिया में बिल्डिंग कोड है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली नहीं हो पाता। साथ ही चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मैकेनिज्म। डिजास्टर मैनेजमेंट ये कोई सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं है, इट्स अबाउट इंश्योरिंग दैट ट्रेजेडीज लीड टू लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब चलेंगे आगे। ये आर्टिकल पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024
अभी ये बिल है, जब एक्ट बनेगा तब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सेकंड बात, ये आर्टिकल पूरी तरह से निगेटिव बात करता है इस बिल की। जब बिल एक्ट बनेगा तब हम देखेंगे क्या है पूरे प्रावधान। इसमें 3 कीवर्ड हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट आता है योकोहामा स्ट्रैटेजी, सेकंड हैगो ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, थर्ड आता है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये तीनों कीवर्ड हमारे लिए प्रीलिम पैक्ट बनते हैं, साथ ही मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। हो सके योकोहामा एंड ह्यूगो पे क्वेश्चन ना आए, लेकिन सेंडाई पे क्वेश्चन आ सकता है, जो अभी चल रहा है। 2015 में हमने सेंडाई फ्रेमवर्क शुरू किया था, उसके हिसाब से हमें 2015 एंड 2030 के बीच डिजास्टर रिजिलियंस पे काम करना था। 2015 उसी को पकड़ के 2024 के मेंस में एक क्वेश्चन आया था GS3 में, व्हाट इज डिजास्टर रिजिलियंस। अभी हमने जो नागापट्टनम का आर्टिकल पढ़ा उसमें से बहुत सारे टॉपिक, इशू, पॉइंट या हमें बन जाते हैं। व्हाट इज द डिजास्टर रिजिलियंस, हाउ इज इट डिटरमाइन। आप डिस्क्राइब कीजिए वेरियस एलिमेंट्स ऑफ resilience framework. Also mention global target of Sendai framework for disaster risk reduction. 2015 में हमने ये फ्रेमवर्क बनाया था, आज 2024 में इसको 10 ईयर पूरे हो गए। यूपीएससी ने उसी को पकड़ के मेंस में क्वेश्चन बना दिया। अब चलेंगे आगे। फ्री मूवमेंट रिजिम विथ म्यांमार के साथ हमारे लिए प्रीलिम पैक्ट पॉइंट यहाँ बन जाते हैं। इंडिया एंड म्यांमार, म्यांमार की हमारे 4 स्टेट से बॉर्डर लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। फ्री मूवमेंट रिजिम, यहाँ के जो बॉर्डर स्टेट है, वहाँ की जो लोकल पीपल है एंड म्यांमार की पीपल है, इनके कल्चरल टाइज काफ़ी पुराने हैं, म्यांमार इंडिया बनने से पहले ही। फ्री मूवमेंट रिजिम में होता क्या था, आप वहाँ के लोकल पीपल और 16 किलोमीटर वहाँ तक जा सकते थे, या वहाँ की पीपल 16 किलोमीटर इंडिया में आ सकते थे। ये शुरू हुआ था 1968 में। पीपल ऑन अदर साइड ऑफ बॉर्डर जिनके फैमिलियल एंड इथनिक टाइज हो। स्टार्टिंग में ये लिमिट 40 किलोमीटर की थी, 40, उसको 2004 में 16 किलोमीटर तक ला दिया। अगला कीवर्ड आता है आसाम राइफल। ये GS3 का टॉपिक है, वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। आसाम राइफल गार्ड करता है हमारे 1600 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर को, जो लगती है म्यांमार के साथ। ये प्रीलिम पैक्ट पॉइंट है, हमें यहाँ बन जाता है। अब चलेंगे आगे। स्वामित्व स्कीम, ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम पैक्ट पॉइंट मिलता है, मेंस में क्वेश्चन इस स्कीम पे बनता है। ये डिजिटाइज करेंगी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड इन रूरल एरिया में, फोकस रहता है रूरल एरिया। ये स्कीम आती है पंचायती राज मिनिस्ट्री के अंडर में। शुरू किया था हमने 2020 को, जहाँ ऑब्जेक्टिव था हमें रिकॉर्ड करना है प्रॉपर्टी राइट को। ये फैसिलिटेट करेगा मोनेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, हेल्प करेगा ओनर गेट बैंक लोन्स, साथ ही रिड्यूस करेंगे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को एंड एड करेंगे विलेज लेवल प्लानिंग में। साथ ही ये जो प्रॉपर्टी कार्ड रहेगा, ये बैंक इस पे लोन भी आपको दे सकती है। इस वजह से कुछ वुमन का ओनरशिप में भी राइट आ गया। हम एडिट करेंगे ओपन स्पेस को, फैसिलिटेट करेंगे बेटर प्लानिंग फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। रूरल एरिया में बहुत सारे डिस्प्यूट लैंड ओनरशिप पे हो जाते हैं, उसी को सॉल्व करने के लिए स्वामित्व स्कीम हमारे पंचायत राज मिनिस्ट्री ने 2020 में लाई थी। हो सके नेक्स्ट ईयर प्रीलिम में इसमें क्वेश्चन बन जाए। अब चलेंगे आगे। हमने कल केन बेतवा प्रोजेक्ट की बात कही थी। कल अच्छी बातें थे, आज 2 निगेटिव बातें यहाँ देखेंगे। ये सीरियस थ्रेट करेगा हमारे बायोडाइवर्सिटी को, जहाँ पे लोकेटेड है पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, जिसमें से जाती है केन रिवर। ये सबमर्ज करेगा 10% कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व का। टाइगर रिजर्व का कोर एरिया बफर जोन क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम किया था जब हमने झीनत टाइग्रेस का इशू किया था। साथ ही ये वल्चर को भी काफ़ी डेंजर हो सकता है, हमारी इकोसिस्टम 2 भागों में बढ़ सकती है।
अब चलेंगे आगे। ये इंटरव्यू हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। GS3 का टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे हम इसको लिंक कर सकते हैं। मैरीटाइम विजन 2014-7 क्या है देखते हैं। मैरीटाइम विजन 2047 वर्ल्ड बैंक की एक इंडेक्स आता है, ये प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बनता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 ये मेजर करता है 139 कंट्री को, जिसमें इंडिया की रैंक आज 38 नंबर पे आई है। यहाँ पे 2 कीवर्ड है जो हो सके मैं इसमें आपके आंसर में आ जाए। ये एक आता है ड्वेल टाइम, जहाँ पे एक टाइम स्पेंड होता है कार्गो कंटेनर का पोर्ट पे, जब तक पोर्ट से वो बाहर निकलता नहीं। ड्वेल टाइम ये आज हमारे लिए 3 डेज का है, मच बेटर देन मेनी एडवांस कंट्रीज। सेकंड कीवर्ड है टर्न अराउंड टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ शिप टू अनलोड इट्स कार्गो एंड डिपोर्ट। ये अभी भी है 0.9 डेज, बेटर देन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एंड US। दोनों कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ड्वेल टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए डिफरेंट वर्टिकल में, शिप बिल्डिंग, ग्रीन पोर्ट, ग्रीन शिपिंग एंड पोर्ट मॉडर्नाइजेशन के लिए। एग्जाम्पल आता है, हमें बढ़ाना है हमारी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी। आज हमारी कैपेसिटी 1600 मिलियन मेट्रिक टन है। 2047 तक हमें उसको 10,000 MMT तक लेके जाना है। हमें बनाना है वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम विद ग्लोबल स्टैंडर्ड इन ऑल वर्टिकल, जैसे पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कार्गो हैंडलिंग, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग, ऑल्सो इन ऑल काइंड्स ऑफ क्रूजेस, जैसे ओशन क्रूज, कोस्टल क्रूज, रिवर क्रूज, इनलैंड वाटरवेज, कोस्टल शिपिंग एंड एग्जिम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। अभी इस पे 2 बिल पार्लियामेंट में चल रहे, जब बिल एक्ट बनेंगे तब इशू हम फिर से करेंगे। अब चलते आगे। स्वदेश दर्शन स्कीम 2014-15 में ये स्कीम लॉन्च की थी। अब इसको 10 ईयर पूरे हो गए। ये स्कीम आती है यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री की। हमारा फोकस रहेगा, हमें डेवलप करना है थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट, मतलब एग्जांपल रामायण सर्किट, जैन सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट। इसकी वजह से हम बूस्ट करेंगे हमारे टूरिज्म इकोनॉमी को। बाद में हमने लाया स्वदेश दर्शन 2.0, ये प्रमोट करेगा सस्टेनेबल टूरिज्म को। स्वदेश दर्शन स्कीम अंडर आती है टूरिज्म मिनिस्ट्री की। अब चलेंगे आगे। ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक प्रीलिम फैक्ट पॉइंट इकोनॉमी में बन जाता है, PT क्वेश्चन बनता है। क्या होता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्या होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट, एंड क्या होता है FPO, हम समझेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आपने कोई कंपनी बनाई, अब आपको चाहिए मार्केट से इन्वेस्टमेंट, तब हम इशू करेंगे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मार्केट में आपकी कंपनी नई लिस्टेड हुई है, तो हम बनाएंगे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट। हम बताएंगे ये हमारी कंपनी है, इतना हमारा टारगेट है, इतना हमें पैसा चाहिए, और हो सके हम यहाँ तक इतनी अचीवमेंट कर देंगे। ये सारी बातें, सारे इश्यूज बन जाते हैं ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट में। फिर आपकी कंपनी लिस्टेड हो जाती है और आप इश्यू करते हैं IPO। नेक्स्ट टाइम आपकी कंपनी को और मार्केट से इन्वेस्टमेंट चाहिए, तब आप इशू करते हो FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। बात समझ आई? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट, IPO, उसके बाद आता है FPO। आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।